इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मित्रों, इतिहास पाठ में आज हम जिस बिंदु की चर्चा करेंगे वह बिंदु है इतिहास की लोक दृष्टि। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। मित्रों, आचार्य साहब कहते हैं, सामान्यतया जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन घटनाओं की खोज और अध्ययन से होता है जो अतीत में घटित हुई। अध्ययन की प्रक्रिया में हम घटनाओं की पृष्ठभूमि में काम कर रही कुछ विशेष प्रवृत्तियों को भी लक्षित कर पाते हैं और इस तरह मनुष्य की यात्रा की प्रकृति और उसके लक्ष्य को पहचानने की कोशिश भी करते हैं। सामान्य अर्थों में इसे ही इतिहास दृष्टि कहा जाता है। प्रत्येक दर्शन पद्धति एक इतिहास दर्शन का भी विकास करती है, यानी इतिहास को समझने की एक दृष्टि हमें देती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से ही एक जीवन दर्शन का बोध विकसित होता है, क्योंकि इतिहास वस्तुतः मनुष्य के होने का इतिहास है और इसलिए मनुष्य की अपनी पहचान भी इतिहास में से ही उभरती है। ऐसी स्थिति में यह बड़ा अजीब लगता है कि हम एक पूर्व निर्धारित दृष्टि के अनुसार इतिहास की व्याख्या करें, क्योंकि दृष्टि का विकास तो इतिहास के अध्ययन का परिणाम होना चाहिए, उसका कारण नहीं। लेकिन फिलहाल मैं इतिहास के अध्ययन की विविध दृष्टियों के औचित्य पर बहस में नहीं पड़ना चाहता, न ही इस बहस में कि इतिहास की मूल दिशा क्या है। एक और बात है जो अक्सर मेरे मन में उठती रही है। इतिहास के अध्ययन, अध्यापन और अपने लेखन कर्म के दौरान भी अक्सर मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है और उसका कोई आपत्ति रहित हल मुझे नहीं सूझ पाया है। समस्या यह है कि इतिहास के अध्ययन में हम घटना या तथ्य माने किसे? ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक तथ्य का वास्तविक तात्पर्य क्या है? सामान्यतया हम केवल उन घटनाओं और तथ्यों को ही इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं जिनका पूरे मानव समाज या उसके किसी एक अंश, देशबद्ध या कालबद्ध अंश पर कोई बुनियादी असर पड़ा। वैसे तो छोटी से छोटी और पूर्णतया निजी घटना तक में किसी न किसी सामान्य ऐतिहासिक प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के माध्यम से घटित कोई भी घटना मानवीय चेतना की ही किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति है। लेकिन लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उन तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं जिन्होंने स्वयं चेतना को प्रभावित किया हो या जिनके माध्यम से हम चेतना की यात्रा के किसी नए कदम को देख पाते हैं। इसलिए इतिहास सिर्फ राजाओं की विरुदावली या साम्राज्यों के उत्थान पतन की कहानी ही नहीं है, बल्कि अब शायद उनका इतना महत्व भी नहीं है जितना संस्कृति और विज्ञान के विकास के इतिहास का। विद्यालयों में चाहे किसी भी तरह का इतिहास हम अब भी पढ़ाते रहें, यदि ऐतिहासिक तथ्य का तात्पर्य वह तथ्य है जिसने मानव की चेतना को प्रभावित किया हो, तो हमें अपनी ऐतिहासिक सामग्री पर पुनर्विचार करना होगा और यह प्रकारांतर से हमारी इतिहास दृष्टि का भी पुनः परीक्षण करना होगा। एक इतिहास वह है जो पुरातात्विक और पुरालेखीय सामग्री के आधार पर समझा जाता है। विविध ऐतिहासिक ग्रंथों, दस्तावेजों, अभिलेखों
और अन्य प्राचीन कलाकृतियों, औजारों आदि के आधार पर हम ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करते हैं और उन्हीं का अध्ययन कर मनुष्य की यात्रा को, उसकी गति को तीव्र करने वाली और उसमें बाधा डालने वाली दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों को समझने का यत्न करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मानव समाज की चेतना में तो रहती हैं, लेकिन उनके लिए कोई पुरातात्विक या पुरालेखीय आधार हमें प्राप्त नहीं होता। क्या इस तरह की बातों को भी हम ऐतिहासिक तथ्य या घटना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? मित्रों, प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने एक बड़ा सवाल उठाया है। वे ये कहना चाहते हैं कि आप केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे संबंधित तथ्य हमारे पास हैं या जिनसे संबंधित घटनाओं को हम जानते हैं। फिर यह भी कि किस घटना ने मानव समाज के किस वर्ग को कितना प्रभावित किया है, और प्रभावित किया है तो क्या बुनियादी रूप से प्रभावित किया है, यह सोचकर ही इतिहास की रचना की जाती है। मित्रों, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तथ्यों से परे होती हैं, जो घटनाओं के पीछे होती हैं। जब तक हम उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम मनुष्य के विकास के वास्तविक क्रम को नहीं समझ पाएंगे। प्रोफेसर आचार्य यही कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं वे कि इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन का दावा करने वाले इतिहासकार उन तथ्यों या घटनाओं को कपोल कल्पित या किंवदंती मानते हैं जिनका कोई पुरातात्विक या पुरालेखीय प्रमाण नहीं मिलता, चाहे लोकमानस में उनकी कितनी ही गहरी छाप पड़ी हो। ऐसा क्यों? इतिहास का अध्ययन यदि मनुष्य की चेतना की यात्रा और उस पर पड़े प्रभाव का अध्ययन है, तो हमें उन घटनाओं को अधिक महत्व देना होगा जो हमारी चेतना में अभी भी अस्तित्वमान हैं और इसलिए हमारे कार्यों को अब भी प्रभावित करती हैं। इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य है अपने वर्तमान को अपने अतीत में से गुजारना, क्योंकि अतीत और वर्तमान की द्वंद्वात्मक संबंध प्रक्रिया में से ही भविष्य की संभावना खुलती है। भविष्य अतीत और वर्तमान की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का फल है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए आज उस अतीत का अधिक महत्व है जो अब भी हमारी चेतना में जीवित है। अतः हमारे वर्तमान और उससे फूटने वाले हमारे भविष्य का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है। मित्रों, आप इस बात को यूं समझिए, जहां तक चेतना की बात है, हम सब प्रेम करते हैं। प्रेम के अनेक रूप हैं। हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, हम गुरु से प्रेम करते हैं, हम शिष्य से प्रेम करते हैं, हम अपने साथी से प्रेम करते हैं और हम स्वयं से भी प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम का चेतन तत्व है, ये जो प्रेम का भाव है, ये जो प्रेम की चेतना है, ये चेतना आज की नहीं है, हमारे पूर्वजों से हम तक आई है और आगे भी जाएगी। इतिहास में प्रेम के इस चेतन तत्व को क्या कहीं स्थान मिलेगा? यह विचार करने की बात है। साहित्य में तो हम इसे स्थान देते हैं, लेकिन साहित्य को इतिहास में कितना महत्व मिलता है, यह एक अलग प्रश्न है। इस पर भी विचार करना चाहिए। प्रोफेसर आचार्य आगे लिखते हैं, इतिहासकारों द्वारा अक्सर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिकता को लेकर संदेह प्रकट किया जाता रहा है, लेकिन भारतीय मानस पर उसका असर किसी भी ऐतिहासिक घटना की तुलना में अधिक है। लोक चेतना में अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क
आदि महान सम्राटों की तुलना में विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य और भोज जैसे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले राजाओं की स्मृति अधिक जीवित है। इतिहासकारों की राय में भारत से बौद्ध धर्म का लोप मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हुआ, जबकि भारतीय स्मृति में इसका कारण शंकराचार्य के शास्त्रार्थ थे। गोरखनाथ भारतीय लोक चेतना में जितने जीवित हैं, शंकराचार्य के अलावा अन्य कोई दार्शनिक उस स्थान का दावा नहीं कर सकता। वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो स्मृति अनायास ही निरक्षर भारतीय मानस में बनी रह सकी, वह शायद निरक्षर यूरोपीय समाज में प्लेटो और अरस्तु की नहीं रही होगी। ऐसा क्यों है? क्यों लोकमानस कुछ घटनाओं को भूल जाता है, चाहे आज का इतिहासकार उन्हें कितना ही महत्वपूर्ण समझता हो, और कुछ ग्रंथों या अभिलेखों मुद्राओं में ही उनका उल्लेख बचा रहता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि इस तरह की घटनाएं लोक स्मृति में मर जाती हैं, लोक की दृष्टि में वे स्मरणीय नहीं रहती, अर्थात उनकी स्मृति लोक के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं रह पाती। इस तरह की घटनाएं लोक के इतिहास का अंग नहीं रहती, वे लोक के वर्तमान में जीवित नहीं होती। यदि ऐसा है तो सवाल उठना चाहिए कि लोकमानस का इतिहास बोध या इतिहास चेतना क्या वैज्ञानिक अध्ययन का दावा करने वाली दृष्टि से बुनियादी रूप से भिन्न है? मित्रों, यदि कोई वास्तविक अर्थों में वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर रहा है, तो वह लोक चेतना की उपेक्षा नहीं कर सकता। भले ही वह कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ निकाल कर हमारे सामने रख दे कि देखिए इन ग्रंथों में फला राजा का, फला सुल्तान का, फला बादशाह का इतना वर्णन है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति जैसे राम या कृष्ण या बुद्ध या महावीर, जब तक कोई व्यक्ति लोक की चेतना में समाहित नहीं हो गया है, तब तक वह आगे की पीढ़ी तक नहीं जाता। लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य के वैज्ञानिक दृष्टि पुरातात्विक या पुरालेखीय प्रमाणों के बिना तथ्य का अस्तित्व नहीं मानती। दूसरी ओर लोक चेतना में पुरालेख और पुरातत्व का नहीं, अपनी स्मृति का महत्व अधिक है, क्योंकि किसी वस्तु के स्मृति में न रहने का मतलब है उसका हमारे लिए अस्तित्वहीन हो जाना। कौन सी दृष्टि अधिक सही और सार्थक है इतिहास के अध्ययन के लिए? क्या सिक्कों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों में वर्णित उन तथ्यों का महत्व अधिक है जिन्हें लोकमानस ने भुला दिया, या उन सत्यों का जो बिना किसी पुरातात्विक या पुरालेखीय प्रमाण के हमारी स्मृति में, हमारी चेतना में जीवित हैं और इस प्रकार हमारे वर्तमान अस्तित्व का भी एक अविभाज्य अंग है? यह हो सकता है कि सिक्कों, दस्तावेजों के आधार पर कुछ तथ्यों का निरूपण कर उन्हें आज हम अपनी चेतना का अंग बना लें, लेकिन ऐसा करके भी क्या वास्तव में हम उस इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे जो हमारी चेतना को आज तक प्रभावित करता रहा, अथवा कुछ तथ्यों को आज अपनी चेतना में अस्तित्व देकर अपने भविष्य को उससे प्रभावित करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे होंगे? मित्रों, बात यह है कि जब हम इतिहास का अध्ययन करें या इतिहास का लेखन करें, तो हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, वे कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चले आ रहे हैं। आप आज राम या कृष्ण की ऐतिहासिकता पर संदेह कर सकते हैं,
लेकिन राम और कृष्ण सदियों से भारत के लोक मानस में स्थापित हैं। क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। तो यह हो सकता है कि सिक्कों दस्तावेजों के आधार पर कुछ तथ्यों का निरूपण कर उन्हें आज हम अपनी चेतना का अंग बना लें, लेकिन ऐसा करके भी क्या वास्तव में हम उस इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे जो हमारी चेतना को आज तक प्रभावित करता रहा, अथवा कुछ तथ्यों को आज अपनी चेतना में अस्तित्व देकर अपने भविष्य को उससे प्रभावित करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे होंगे? इस तरह के प्रयत्नों के औचित्य और उपयोगिता का अलग से विचार भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें क्या अपनी इतिहास दृष्टि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है? मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।